ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय एक्स्ट आसन्न संकट। उसी समय एक एनसाइन डैन डैन मुशी लेकर उनकी ओर दौड़ा और बोला, कैप्टन ब्लेज, ये मुख्यालय से आपके लिए है। उन्हें इतनी जल्दी खबर कैसे मिल गई, जबकि 15 मिनट भी नहीं बीते थे, है ना? ब्लेज इस कॉल को लेकर हैरान थे। अपना सिर हिलाते हुए उसने एनसाइन से डैन मुशी मुशी प्राप्त किया और कॉल में भाग लिया। सेनगोकू की भेदी दूसरी तरफ से आई। तुमने क्या किया? क्या तुम कुछ करने से पहले सोच नहीं सकते? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर ऐसी चीजें दोबारा हुई तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगी। सेनगोकू-सान, आप किस बात पर नाराज हो रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। ब्लेज ने अनभिज्ञता प्रकट की, ये जानते हुए भी कि सेनगोकू को पहले से ही पता था कि यहां क्या हुआ था। केवल सेनगोकू ही नहीं, बल्कि अधिकांश उच्च पदस्थ मरीन अधिकारी जानते हैं कि क्या हुआ था। वहां, सेनगोकू, तुम उसे क्यों डांट रहे हो? उसने अच्छा किया। अगर हम निर्दोष लोगों की रक्षा भी नहीं कर सकते तो मरीन होने का क्या मतलब है? दूर से गैर्ब की आवाज आई। चुप रहो, गैर्ब, मेरे कार्यालय से बाहर निकल जाओ। गैर्ब को भगाते हुए सेनगोकू ने आगे कहा, अपना नाटक बंद करो। ब्लेज, किसी ने तुम्हारे और ओनिगुमो के बीच लड़ाई को रिकॉर्ड कर लिया है और मुख्यालय को भेज दिया है। क्या? ब्लेज चौंक गया और उसने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं। ओह, अब मैं मुसीबत में हूं। ब्लेज को यह नहीं पता था कि ओनिगुमो ब्लेज को सजा देने की अपनी हरकत को रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन बदले में उसने खुद को पिटते हुए रिकॉर्ड कर लिया। खैर, एक तरह से यह ब्लेज के खिलाफ काम कर गया। रिकॉर्डिंग के कारण ब्लेज परेशानी में है। ब्लेज को पता था कि उसके कुकर्म उजागर हो चुके हैं, इसलिए उसने सच बोल दिया। सेनगोकू-सान, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो ही है जो मुझे परेशान करने के लिए अपनी हद से बाहर गया था। सेनगोकू ने आह भरी। विपरीत विचारों वाले नौसैनिकों के बीच आपसी लड़ाई आम बात है, ये समस्या नहीं है। लेकिन विश्व सरकार द्वारा चिन्हित अपराधियों को पकड़ने से एक अधिकारी को रोकना एक अपराध है। अच्छी बात यह है कि विश्व सरकार को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुमने उन्हें एक बार उकसाया है, वे तुम्हें दूसरी बार नहीं छोड़ेंगे। मुझे क्या करना चाहिए, सेनगोकू-सान? ब्लेज ने पूछा। दासों को वापस लाओ। लेकिन वे निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? ब्लेज ने जवाब दिया, और वो क्रोधित हुए बिना नहीं रह सके। सेनगोकू के पास इस सरल प्रश्न का उत्तर नहीं है। एक नौसैनिक के रूप में आपको केवल आदेशों का पालन करना होता है। आप ऐसा करेंगे या नहीं? मैं नहीं कर सकता। ब्लेज अपने निर्णय पर अडिग था। अगर वो ऐसा करता है तो ये खुद को धोखा देने के समान है। ठीक है, तो फिर मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। सेनगोकू ने झल्लाहट में अपनी कंपटी रगड़ी। तभी गार्ब की आवाज आई, चिंता मत करो बेटा, मैं इस मामले में तुम्हारे साथ हूं। खैर, तो तुम्हें पता है, सकाजुकी तुम्हारे लिए आ रहा है। वो पहले ही मुख्यालय छोड़ चुका है। तुमने उसके अधीनस्थ को पीटकर उसकी गरिमा को कुचल दिया। वो तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आएगा, क्योंकि ये दूसरी बार है। मत मरो बेटा। ये कहते हुए गैर्ब ने संवाद समाप्त कर दिया। कच्चा। ब्लेज का चेहरा तमतमा उठा, क्योंकि वो गैर्ब की आवाज से बता सकता था कि उसे ये तरीका बहुत पसंद आ रहा है। उसके सामने रेगिस और जोटो ब्लेज और उच्च अधिकारियों के बीच बातचीत सुनकर पसीने से तरबतर हो रहे थे। ये उनके स्तर से कहीं ज्यादा है। दरअसल साकाजुकी के उनके पीछे आने की आवाज सुनकर उनका पूरा शरीर कांप रहा है। रेजिस ने झिझकते हुए कहा, कैप्टन, हम क्या करने जा रहे हैं? कुछ नहीं, चलो अलाबस्ता पहुंचते हैं, इससे पहले कि वो हमें पकड़ ले। चाहे कुछ भी हो, मैं चाहता हूं कि वे पांचों अपने घर पहुंच जाएं। मैंने बाकियों से वादा किया है कि मैं उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचा दूंगा। आप नहीं चाहते कि मैं अपनी बात से पीछे हटूं, है ना? ब्लेज ने पूछा। पहली बार रेगिस और जोटो को लगा कि ब्लेज गंभीर है। उन्होंने संयत स्वर में उत्तर दिया, हाँ सर। अच्छा, ब्लेज जानता था कि वो साकाजुकी से कमजोर है। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसके खिलाफ लड़ना आत्महत्या के अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डरता है। अगर परिस्थिति की मांग हो तो वो लड़ेगा, भले ही इसका मतलब मौत ही क्यों न हो। ब्लेज इसी तरह का व्यक्ति है, लेकिन वो उससे लड़ने की योजना नहीं बना रहा है। जैसे ही वो अलाबस्ता में उन 5 लोगों को गिरा देगा, वो बिना किसी चिंता के आजाद हो जाएगा। फिर वो सकाजुकी के पीछा से बच सकता है और उसे सीधे उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। सकाजुकी एक वाइस एडमिरल है और एक महत्वपूर्ण पद पर है। वो उसका पीछा करने में दिन बर्बाद नहीं कर सकता। 1 या 2 दिन तक उग्र पीछा करने के बाद वो चला जाएगा। उसे उस समय सीमा में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। एक बार जब वो इस अवधि को पार कर लेगा तो साकाजुकी से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये आसान नहीं होगा। वो साकाजुकी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो एक सख्त चेहरे वाला गुस्सैल आदमी लग सकता है, लेकिन वो एक चरमपंथी है जो चालाक
और बेहद चालाक भी है। यदि वो अपनी सुरक्षा में लापरवाही बरतेगा तो वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगा। अपनी मुश्किल स्थिति को समझते हुए ब्लेज ने एक पल के लिए सोचा और अपना स्टेटस पैनल खोला। इस महत्वपूर्ण क्षण में उसे बचाने वाली एकमात्र चीज उसकी व्यक्तिगत ताकत है। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 36.1। शैतान फल क्षमता 33.4। हकी कोई नहीं। भंडारण में आइटम कोई नहीं। निःशुल्क विशेषता बिंदु 4.0। उसके पास 4 फीट निःशुल्क विशेषता अंक है। वो बेहतर शक्ति के लिए अपनी संविधान विशेषता को 40 तक बढ़ा सकता है, जबकि उसकी शैतान फल क्षमता को बढ़ाने से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। फिर भी वो जल्दी में नहीं है। आखिरकार वो जब चाहे तब उन्हें उठा सकता है। इसे महत्वपूर्ण क्षण के लिए बचाकर रखना सबसे अच्छा है। पूरी यूनिट में निराशा का माहौल था, क्योंकि उनमें से अधिकांश जानते थे कि उनकी यूनिट किस तरह की परेशानी में है। वे ब्लेज पर विश्वास करते हैं, फिर भी वे शांत नहीं हो पाते। सच तो यह है कि मरीन में साकाजुकी की प्रसिद्धि को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मरीन में वह सबसे ज्यादा डरने वाला व्यक्ति है, और साथ ही अपनी ताकत और खौफनाक प्रतिष्ठा के कारण उसका सम्मान भी किया जाता है। जहाज अलाबस्ता की ओर समुद्र में आगे बढ़ गया। ब्लेज डेक पर खड़ा था और गहरे विचारों में डूबा हुआ दूर तक फैले समुद्र को देख रहा था। काश मैं बिना किसी के मार्गदर्शन के हकी सीख पाता, लेकिन ब्लेज जानता था कि यह असंभव है। हकी व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंधित है, जिसे केवल धीरे धीरे ही विकसित किया जा सकता है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात सीखा जा सके। अध्याय 62 एरी और सिया। शाम। ब्लेज के लिए ये एक अशुभ दिन था। नौकायन के कुछ ही घंटों बाद उनके जहाज को एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ा और उसे मूल मार्ग से हटकर चलना पड़ा। इसके कारण अलाबास्ता की उनकी यात्रा में कुछ और घंटों की देरी होने वाली है। स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनके और सकाजुकी के बीच टकराव अपरिहार्य है। साकाजुकी के जहाज के लिए उनके बीच की दूरी कम करने के लिए कुछ घंटे ही काफी है। उनके मानक जहाज के विपरीत साकाजुकी का जहाज बैटल क्लास 1 है। क्या यह पूर्व निर्धारित है? ब्लेज ने सोचा। ब्लेज को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। उसे सकाजुकी की मैग्मा क्षमता से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बात हकी की आती है तो वो असहाय है। हालांकि साकाजुकी उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि मूल समय रेखा में देखा गया था, लेकिन निस्संदेह वो एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी है। मुख्यालय। सेनगोकू ने निराशा में अपने मंदिरों को रगड़ते हुए अपना कॉल समाप्त किया। वो जानता था कि ब्लेज ने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन जब वो आदेशों को सुनने में विफल रहता है तो ये एक समस्या है। क्या तुम सचमुच कुछ नहीं करने जा रहे हो? गैर्प ने सेंगोकू के सामने बैठते हुए पूछा। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने उसे पहले ही बता दिया है, वो अपने दम पर है, सेंगोकू ने कहा। सकाजुकी ब्लेज को मारने में संकोच नहीं करेगा। वे दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत विचारों वाले और अडिग व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनमें से एक की मृत्यु नहीं हो जाती। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ब्लेज मर जाएगा। मैं कुजान को बचाव के लिए भेजने की योजना बना रहा हूं, गैर्प ने काफी गंभीर लहजे में कहा। यदि आप उसे भेजेंगे तो ब्लेज क्या सीखेगा? जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा तभी वो अपनी गलतियों को समझ पाएगा। इसके अलावा उसे यह भी समझना होगा कि वो बाकी सभी से ऊपर नहीं है, और अगर वो अपना रवैया नहीं बदलता है तो हम उसकी देखभाल करने पर भी वो जीवित नहीं बचेगा। सेंगोकू ने अपने मन की बात कही। यद्यपि ब्लेज के कार्य हमेशा सेंगोकू को क्रोधित करते हैं, वो जानता था कि ब्लेज बहुत शक्तिशाली है और भविष्य में एडमिरल बनने की उसकी क्षमता बहुत अधिक है, इसलिए वो उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। सेंगोकू की बात समझते हुए गैर्प ने अपना सिर हिलाया। मैं कुजान से कहूंगा कि उसे सिर्फ निर्णायक क्षण में ही बचाए। वे दोनों ही अनगिनत वर्षों के अनुभव वाले अनुभवी हैं। वे ब्लेज के व्यक्तित्व को जानते थे और जानते थे कि उसे सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। गैर्प उस समय ब्लेज की तरह थे जब वो पहली बार मरीन में शामिल हुए थे, इसलिए वो अपने कार्यों को किसी से भी बेहतर समझते हैं। जल्द ही गैर्प ने कुजान को फोन किया और स्थिति बताई। समस्या यह है कि कुजान न्यू वर्ल्ड में है, उसे अलाबस्ता पहुंचने में समय लगेगा। कुजान के अलावा एकमात्र व्यक्ति जो साकाजुकी को रोक सकता है वो किजारू है, लेकिन वो भी इस समय मुख्यालय में नहीं है। वर्तमान एडमिरल उसे रोक सकते हैं, लेकिन सेंगोकू को छोड़कर बाकी सभी पुराने लोग हैं और वे एक बच्चे को बचाने के लिए अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। आशा करते हैं कि कुजान समय पर पहुंच जाएगा। शाम के आसपास ब्लेज को जहाज के डेक पर प्रशिक्षण लेते देखा जा सकता था। उसके व्यवहार में किसी भी तरह की घबराहट या डर नहीं था, जबकि उसकी यूनिट के दूसरे मरीन सैनिक थे। वो उनकी परेशानी को समझता है, फिर भी चिंता करने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उनके पास एकमात्र विकल्प है कि वे मुश्किलों का सामना करें और जीत हासिल करें। उस समय 2 छोटे छोटे छायाचित्र चुपके से डेक में घुस आए, जहां ब्लेज प्रशिक्षण ले रहा था। ब्लेज ने उन्हें गर्मी की भावना से देखा,
वे कोई और नहीं बल्कि वे दो बच्चे थे जो 5 आम लोगों में से थे। वे सादे कपड़े पहने हुए थे और अपनी उम्र के हिसाब से दुबले पतले दिख रहे थे। दोनों की शक्ल सूरत थोड़ी बहुत एक जैसी थी। अगर ब्लेज गलत नहीं है तो वे जुड़वा है। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? ब्लेज ने पीछे मुड़कर पूछा। उसके अचानक मुड़ने से वे स्तब्ध रह गए और उनके चेहरों पर भय स्पष्ट दिखाई देने लगा। दोनों में से बहादुर आगे आया जबकि डरपोक दूसरे के पीछे छिप गया। मिस्टर मरीन, हमें घर भेजने के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। बहादुर ने अप्रत्याशित रूप से मीठी आवाज में धन्यवाद कहा। थोड़ा हंसते हुए ब्लेज ने कहा, कोई जरूरत नहीं। एक मरीन के रूप में आप सभी जैसे आम लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। नीचे बैठते हुए उसने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं एरी हूं और ये मेरा छोटा भाई सया है। एरी नाम की बहादुर लड़की ने बड़े प्यार से जवाब दिया। ओ, ब्लेज को थोड़ा आश्चर्य हुआ ये पहचान कर कि बहादुर लड़की है जबकि डरपोक उसका भाई है। हालांकि वे विश्व के कुलीन गुलाम थे, फिर भी उन्होंने अपनी मासूमियत नहीं खोई। अगर उसका अनुमान गलत नहीं है तो वे भागने से पहले थोड़े समय के लिए ही गुलाम थे। ब्लेज ने उनसे पूछा, आप दोनों कब पकड़े गए और कैसे? एरी ने जवाब देने से पहले एक क्षण सोचा, हमें नहीं पता। हम बस खेलने के लिए बाहर गए थे, लेकिन अचानक हम बेहोश हो गए और जब हमने अपनी आंखें खोली तो हम असंख्य लोगों की जिज्ञासु निगाहों के सामने थे। ये डरावना था। उसके बाद हमें वो काम करने के लिए मजबूर किया गया जो मुझे और मेरे छोटे भाई को पसंद नहीं है, लेकिन अगर हम उनके कहे अनुसार नहीं करते तो वे हमें बुरी तरह पीटते। इस बिंदु तक बोलते हुए एरी फूट फूट कर रोने लगी। ब्लेज ने आह भरी और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। परिस्थितियां जो भी हों, तुम्हें मजबूत और साहसी होना होगा। अपने आंसू पोंछते हुए एरी बोली, हां, मैं नहीं रोऊंगी। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता भी यही कहते थे। तुम्हारे पिता और माता क्या कर रहे हैं? जब तुम वहां पहुंचोगे तो क्या वे घर पर होंगे? ब्लेज ने उत्सुकता भरे भाव से पूछा। मैं पिताजी के बारे में नहीं जानता क्योंकि वे अक्सर बाहर चले जाते हैं और कुछ महीनों के अंतराल के बाद ही वापस आते हैं, लेकिन हमारे पास एक खूबसूरत मां है जो हमारा ख्याल रखती है। मुझे उनसे मिले हुए कई साल हो गए हैं। मुझे यकीन है कि उन्हें हमारी बहुत याद आएगी। बेशक, कौन सी मां अपने नन्हे मुन्नों को याद नहीं करेगी? ब्लेज ने हंसते हुए जवाब दिया। पता नहीं क्यों उसे दोनों बच्चे प्यारे लगते हैं। क्या तुम्हें याद है तुम्हारा घर कहां है? हाँ, हम नानोहाना नाम के एक खूबसूरत शहर में रुके थे। वहां मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। नानोहाना। ब्लेज इस बंदरगाह शहर के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। ये अलाबस्ता का मुख्य प्रवेश द्वार है जो इसे समुद्री डाकुओं के हमलों के लिए एक लोकप्रिय लक्ष्य बनाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इन दोनों को दास व्यापारियों ने पकड़ लिया। अध्याय 63 संघर्ष। रात के समय ब्लेज और उनकी टुकड़ी अलाबस्ता साम्राज्य के निकट पहुंच गई, लेकिन एक बड़ा संकट उनके पीछे पड़ गया। पता नहीं कब सकाजुकी का जहाज उन पर चढ़ गया। अगर तूफान न होता तो वे 5 विश्व कुलीन दासों को छोड़कर सकाजुकी के पीछा से बच निकलते, लेकिन अब वे चाहकर भी साकाजुकी के युद्धपोत से आगे नहीं निकल सकते। वे चारों ओर से घिर गए हैं और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। साकाजुकी जहाज के डेक पर खड़ा होकर सिगार पी रहा था, जबकि उसका मरीन कोट समुद्री हवा से लहरा रहा था। एक मानक मरीन टोपी पहने हुए गंभीर स्वभाव वाला वो एक विशिष्ट खलनायक जैसा दिख रहा था। ब्लेज को घूरते हुए उसने अपने जहाज पर मौजूद सैनिकों को आदेश दिया, गोली चलाओ। बिना किसी आपत्ति के मरीन ने ब्लेज के जहाज पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बिना किसी परेशानी के ब्लेज ने रेगिस और जोटो को बुलाया। रेगिस, एरी और सया को उनके घर भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। क्या मैं इस पर तुम पर भरोसा कर सकता हूं? ब्लेज ने रेगिस को घूरते हुए पूछा। मैं उन्हें सुरक्षित रूप से उनके घर भेजूंगा, भले ही इसका मतलब यह हो कि मुझे मरीन के रूप में अपनी नौकरी खोनी पड़े। रेगिस ने ब्लेज को सैन्य सलामी दी। वो 6 महीने से ज्यादा समय से ब्लेज का पीछा कर रहा था। वो जानता था कि उसका कप्तान किस तरह का इंसान है। वो उसके विश्वास और साहस के लिए उसका सम्मान करता है, जैसे कि अभी के लिए जब भी वो अपने से उच्च रैंक और ताकतवर व्यक्ति का सामना करता है तो वो पीछे नहीं हटता। एक मरीन को ऐसा ही होना चाहिए जो अपने विश्वास पर दृढ़ता से अड़िग रहे। पहली बार उसके दिल में न्याय की भावना जागी। उसे यह भी समझ में आने लगा कि ब्लेज किस तरह के न्याय में विश्वास करता है। जोटो, तुम बाकी 3 के लिए जिम्मेदार हो। क्या तुम्हारी कोई राय है? ब्लेज ने पूछा। नहीं, जोटो ने जवाब दिया। सच तो यह है कि वो ब्लेज के अनुरोध को अस्वीकार करना चाहता था, लेकिन वो इतना साहसी नहीं था। ब्लेज ने मन ही मन अपना सिर हिलाया क्योंकि वह जोटो की अनिच्छा को महसूस कर सकता था। वो रेजिस जितना दृढ़ नहीं था। यही कारण है कि ब्लेज ने एरी और सया को रेजिस को सौंप दिया, लेकिन जोटो और रेगिस के अलावा वो इस जहाज पर अन्य सैनिकों पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वे पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। उसने एरी और सया की तरफ देखा।
उसने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें सुरक्षित घर भेज देगा, लेकिन इस स्थिति में वो उन्हें केवल रेजिस के भरोसे ही छोड़ सकता था। मिस्टर मरीन, एरी ने ब्लेज की ओर देखते हुए कहा। तनावपूर्ण माहौल ने उन्हें थोड़ा डरा दिया। चिंता मत करो, वो तुम दोनों को सुरक्षित घर ले जाएगा। ब्लेज ने उसके बालों को सहलाया और पीछे मुड़ गया। जहाज के पिछले हिस्से की ओर चलते हुए उसने कहा, मैं उनका ध्यान भटका दूंगा। कैप्टन ब्लेज, मुझे आशा है कि आप विजेता बनकर उभरेंगे। रेगिस ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए चिल्लाया। जाओ, ब्लेज ने अपना हाथ हिलाया। साकाजुकी के जहाज ने तोपों से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें से कोई भी उसके जहाज पर नहीं लगी, क्योंकि वे उसकी सीमा से बाहर थे। वे उसकी टुकड़ी को रोकना चाहते थे और बिना किसी लड़ाई के जीतना चाहते थे। कोई भी मरीन यूनिट युद्ध श्रेणी के जहाज और वाइस एडमिरल रैंक के अधिकारी के दबाव का सामना करने से डर जाएगी। यही कारण है कि ब्लेज ने अकेले ही उनका सामना करने का फैसला किया। वो अपनी यूनिट के सैनिकों को फंसाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि साकाजुकी एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार की दया नहीं दिखाएगा तथा हृदयहीन होगा, भले ही वे मरीन ही क्यों न हो। शिखर सम्मेलन युद्ध के दौरान अकैनु ने उन सभी मरीन को मार डाला जो उसकी मान्यताओं का खंडन करते थे। जैसे कि उसने एक सैनिक को इसलिए मार डाला क्योंकि वो डर के मारे अपनी पोस्ट छोड़कर चला गया था। अगर शैंक्स न होता तो कोबी की भी जान चली जाती। ब्लेज जहाज से कूदकर हवा में खड़ा हो गया, जबकि उसका जहाज आगे बढ़ गया। ब्लेज और साकाजुकी ने एक दूसरे को देखा। हवा में चमक थी, जबकि आसपास के सभी लोगों को गर्मी महसूस होने लगी। उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, लेकिन दबाव ने ही आम मरीन्स का दम घोंटना शुरू कर दिया। साकाजुकी के जहाज पर मौजूद मरीन सैनिकों ने थोड़ा दम तोड़ा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन स्तर का अधिकारी उनमें डर पैदा करेगा। वे अनगिनत लड़ाइयों में भाग ले चुके थे, लेकिन ब्लेज के अकेले चेहरे का सामना करते हुए उन्हें अलग महसूस हुआ। तुम सब क्या कर रहे हो? जहाज पर गोली चलाओ, आज कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। साकाजुकी ने आदेश दिया और जहाज से कूद गया। ब्लेज ने कार्रवाई की। उसके हाथों से लपटें निकलने लगी और उसे अपनी मुट्ठी पर केंद्रित करते हुए उसने नीचे समुद्र पर मुक्का मारा। बूम! उसकी दोनों मुट्ठियों से आग का घना स्तंभ फूट पड़ा और नीचे पानी पर जा गिरा। अत्यधिक तापमान के कारण पानी भाप बनकर धुंध में बदल गया और पूरे क्षेत्र में फैल गया। चूंकि रात हो चुकी थी, इसलिए धुंध ने उस क्षेत्र को पूरी तरह से छिपा दिया और एक आवरण के रूप में काम किया। जल्द ही ब्लेज की पूरी यूनिट और जहाज उनकी नजरों से ओझल हो गए। हमें उनकी याद आती है। उनके अंतिम स्थान को लक्ष्य बनाकर गोली चलाओ। मरीन अधिकारियों ने सैनिकों को अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया। चूंकि वे नानोहाना बंदरगाह के निकट थे, इसलिए उनके टकराव ने शहर के निवासियों को आकर्षित कर लिया। क्या हो रहा है? निवासी चर्चा कर रहे थे, लेकिन धुंध के कारण वे कुछ नहीं देख पा रहे थे। ब्लेज ने साकाजुकी का इंतजार नहीं किया और अपना सबसे बेहतरीन हमला शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि समय बर्बाद करने और टालने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके शरीर से लपटें निकलने लगी और उसके चारों ओर घूमने लगी। गर्मी इतनी तीव्र थी कि साकाजुकी के जहाज पर मौजूद नौसैनिकों को बहुत पसीना आने लगा। यहां तक कि साकाजुकी भी अपनी भौहें सिकोड़कर ब्लेज की ताकत से हैरान था। वो बता सकता था कि लपटों का तापमान उसकी मैग्मा क्षमता के करीब है। ब्लेज के इर्द गिर्द लपटें एक बिंदु के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई और आकार लेने लगी। एक ज्वाला पक्षी प्रकट हुआ जो 6 फीट के मानव जितना लंबा था और उसके पंख बहुत बड़े थे। फ्लेम बर्ड का रंग आग की तरह लाल था और उसके किनारों पर सुनहरा धुआं था। यह किसी डरावने अस्तित्व की तरह नहीं, बल्कि एक महान प्राणी की तरह दिखता है। ये है जहाज पर मौजूद मरीन ब्लेज की क्षमता से अचंभित थे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि वहां मौजूद लोग भी अचानक एक विशाल फ्लेम बर्ड के दिखने से दंग रह गए। यद्यपि धुंध ने उनकी दृष्टि को ढक लिया था, फिर भी आकाश में लहराती उस ज्वलंत चीज को नजरअंदाज करना मुश्किल था। साकाजुकी! एक जोरदार दहाड़ के साथ ब्लेज ने ज्वलंत पक्षी को साकाजुकी पर हमला करने का आदेश दिया, जो उसके जहाज के सामने खड़ा था। ज्वाला पक्षी साकाजुकी की ओर उड़ गया और एक जोरदार धमाका किया। लपटें तीव्र बल और अत्यधिक गर्मी लेकर तेजी से आगे बढ़ी। हमले का सामना करते हुए साकाजुकी के पीछे खड़े मरीन बुरी तरह डर गए, मानो उनका अंत आ गया हो। लेकिन साकाजुकी अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसने अपने हमले से हमले का जवाब दिया। कुत्ते ने क्रिम्सन लोटस को काटा। साकाजुकी की मुट्ठी एक नुकीले कुत्ते के सिर के आकार के शुद्ध मैग्मा में बदल गई और रॉकेट की तरह आग की लपटों की ओर फैल गई और उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। अध्याय 64 तीव्र युद्ध। साकाजुकी बनाम ब्लेज। साकाजुकी का हमला ज्वाला की सांस को नष्ट करने के बाद भी नहीं रुका, बल्कि आगे बढ़ता रहा और हवा में फड़फड़ा रहे अग्नि पक्षी पर जा गिरा। धमाका! इस प्रभाव से एक तीव्र तरंग उत्पन्न हुई जिसमें अत्यधिक गर्मी थी। टक्कर के बाद
अग्नि पक्षी अनगिनत छोटी छोटी लाल लपटों में विभक्त हो गया और साकाजुकी तथा उसके पीछे खड़े मरीनों पर बरस पड़ा। ज्वाला नियंत्रण, ये एक ऐसा कौशल है जो ब्लेज ने बहुत अभ्यास के बाद हासिल किया है। वो बिना संपर्क के भी एक निश्चित सीमा के भीतर ज्वाला को नियंत्रित कर सकता है। ये जागृति के समान नहीं है। उन्होंने अपनी सही ताप हेरफेर के कारण इसे संभव बनाया है। उनका शरीर उच्च ताप उत्सर्जित करता है जो चारों ओर फैलता है और एक विशिष्ट सीमा को कवर करता है। इस सीमा के भीतर वो आग को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन केवल एक निश्चित सीमा तक। नहीं, ये हम पर गिर रहा है, सभी लोग सुरक्षित स्थान पर आ जाएं। एक मरीन अधिकारी ने आदेश दिया, जबकि जहाज पर सवार मरीन सैनिक उनसे दूर भागकर आग से बच निकले। चूंकि लपटों में ज्यादा ताकत नहीं थी, इसलिए संपर्क में आते ही उन्होंने सब कुछ जला दिया। अपने पीछे खड़े मरीन की परवाह किए बिना सकाजुकी ब्लेज की ओर बढ़ा और मुक्का मारा। उसकी मैग्मा से बनी मुट्ठी पूरी ताकत से उसकी ओर फटी। ब्लेज ने अपने हमले का जवाब आग के घने स्तंभ पर मुक्का मार कर दिया। लपटें मुट्ठी के आकार में बदल गई और साकाजुकी की मैग्मा मुट्ठी से टकराई। बूम! टक्कर से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और एक ऊष्मा तरंग उठी जो सभी दिशाओं में फैल गई। गर्मी ने 500 मीटर के भीतर सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया और एक ज्वालामुखी क्षेत्र में बदल गया। यहां तक कि युद्ध स्थल से कुछ दूरी पर स्थित नानोहाना कस्बे के निवासियों को भी भीषण गर्मी का एहसास हुआ। ब्लेज और सकाजुकी एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से नहीं रुके, वे संघर्ष करते रहे। सकाजुकी ने अपनी मुट्ठी में मैग्मा की एक और लहर उड़ाई, जबकि ब्लेज ने भी ऐसा ही किया। अपने फेफड़ों के ऊपर से दहाड़ते हुए ब्लेज ने लौ का तापमान बढ़ाया और जितनी जल्दी हो सके आग की लपटों को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। साकाजुकी की मैग्मा क्षमता को मापने के लिए एक ही टकराव पर्याप्त है। उसके मैग्मा का तापमान उसकी लपटों की तुलना में बहुत तीव्र है, लेकिन यह उसके हमले में छेद करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जैसा उसने ऐस के साथ किया था। शीघ्र ही ब्लेज की मुट्ठी ने मैग्मा को दूर धकेल दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि ब्लेज साकाजुकी जितना ही शक्तिशाली है, क्योंकि वो जानता है कि साकाजुकी ने अपने हमले को हकी से नहीं जोड़ा। अगर उसने ऐसा किया होता तो ब्लेज अपना लाभ खो देता। इसके अलावा उसकी लपटें साकाजुकी की तुलना में थोड़ी कमजोर है। इससे ब्लेज को कोई निराशा नहीं हुई, क्योंकि वो जानता है कि एक बार जब उसका शैतान फल संभावित गुण 40 फीट बार की सीमा को पार कर जाएगा तो उसकी लपटों का तापमान बढ़ जाएगा। सच तो यह है कि साकाजुकी ब्लेज की शैतानी शक्ति से हैरान था। उसने सोचा कि उसका मैग्मा ब्लेज की ज्वाला पर विजय प्राप्त कर लेगा, लेकिन वो असफल रहा। इसका मतलब है कि ब्लेज की ज्वाला उसके मैग्मा जितनी ही शक्तिशाली है। वो ये नहीं जानता था कि ब्लेज की ज्वाला उसके मैग्मा जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन उसके पास अपनी ऊष्मा के प्रबंधन पर बेहतर नियंत्रण था। आपके शैतानी फल में क्षमता है और आप जल्दी ही सुधार कर सकते हैं, लेकिन आज आपके जीवन का अंतिम दिन है। साकाजुकी ने अहंकारपूर्वक दावा किया और आगे बढ़ गया। सकाजुकी तेज था। झपटा, पलक झपकते ही वो उनके बीच की खाई को पार कर उसके सामने पहुंच गया, जबकि उसके चेहरे और हाथों से मैग्मा टपक रहा था। दाइफुंका, महान विस्फोट, साकाजुकी का विशिष्ट कौशल। उसकी शुद्ध मैग्मा मुट्ठी ने उस पर मुक्का मारा। हालांकि ब्लेज ने अपने दोनों हाथों से हमले को रोक दिया, मैग्मा ने उसे उड़ा दिया। मैग्मा क्षमता ने उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हमले के पीछे की ताकत ने उसे नुकसान पहुंचाया। अपने होठों के कोने से खून के निशान पोंछते हुए ब्लेज ने साकाजुकी को घूर कर देखा। हकी का इस्तेमाल किए बिना भी वो शक्तिशाली है। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। वो क्रूर बल से लड़ सकता है, लेकिन लोगिया फल के खिलाफ इसका कोई फायदा नहीं है। वो बता सकता है कि साकाजुकी उसके साथ खेल रहा है और जब वो ऊब जाएगा तो वो उसे खत्म कर देगा। ये एक हारी हुई लड़ाई है। फिर भी ब्लेज अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करेगा। वो भाग सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो सकाजुकी उसकी यूनिट और भागे हुए विश्व के कुलीन दासों को निशाना बनाएगा। अब वो केवल एक ही काम कर सकता है, वो है लड़ना। अब हार जीत से उसे कोई मतलब नहीं है। अब जब नौबत यहां तक आ गई है तो मुझे जी जान से लड़ना चाहिए। जैसे जैसे वह अपने विचारों को सुलझाता गया, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलकने लगा। मौत का सामना करने की दृढ़ इच्छा शक्ति। अब तक भले ही ब्लेज हमेशा कहता रहा हो कि उसे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में वो मरना नहीं चाहता था। लेकिन अब साकाजुकी का सामना करते हुए, जिसे वो अपनी वर्तमान ताकत से नहीं हरा सकता, उसका हृदय पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। अपना स्टेटस पैनल खोलते हुए ब्लेज ने 4 निःशुल्क विशेषता बिंदुओं के साथ सीधे अपने संविधान विशेषता को 36.1 फीट से 40 फीट तक बढ़ा दिया। उसने अपनी शैतानी शक्ति नहीं बढ़ाई, क्योंकि ये स्थिति में उसकी बहुत मदद नहीं करेगी। जहां तक उसके संविधान की बात है तो ये उसे सकाजुकी के हकी से लड़ने में मदद करेगा। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 40.1। शैतान फल क्षमता 35.4। हकी कोई नहीं। भंडारण में आइटम कोई नहीं। मुक्त विशेषता बिंदु 0। उसका पूरा शरीर जीवन ऊर्जा से भर गया। एक रहस्यमय शक्ति उसके अस्तित्व के हर कोने में प्रवाहित हुई और उसके शरीर को एक नए स्तर तक सुधार दिया। अंतहीन जीवन शक्ति, विस्फोटक शक्ति, अंतहीन सहन शक्ति, यही वो भावना है
जो ब्लेज को अभी महसूस हो रही है। लेकिन वो जानता है कि ये अचानक ताकत में वृद्धि के कारण पैदा हुई गलतफहमी के अलावा और कुछ नहीं है। वो और भी मजबूत हो गया। ये सच है, उसकी शारीरिक शक्तियां वन पीस की दुनिया के कुछ सबसे मजबूत किरदारों के बराबर हो सकती है। संविधान विशेषता में सुधार से उनकी शैतान फल क्षमता भी 2 अंक तक बढ़ गई। उन्हें 33.4 फीट से बढ़ाकर 35.4 फीट कर दिया गया। खुद के अलावा एकमात्र व्यक्ति जिसने उसके मात्रात्मक परिवर्तन को महसूस किया वो है सकाजुकी। अपनी हकी के साथ वो बता सकता था कि ब्लेज मजबूत हो गया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि कैसे। फिर भी इसने उसे हमला करने से नहीं रोका, क्योंकि वो जानता था कि इससे युद्ध के परिणाम में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। साकाजुकी ने उसके पूरे शरीर को मैग्मा में बदल दिया और ब्लेज को घेर लिया। उसका इरादा उसे मैग्मा में डुबोकर राख में बदल देने का था। दुर्भाग्य से इससे ब्लेज को पसीना भी नहीं आया। उसे जलाना तो दूर की बात है। साकाजुकी, तुम्हारा मैग्मा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे शैतानी फल की शक्ति से मुझसे लड़ना बेकार है। ये कहते हुए ब्लेज ने आसमान में ऊंची छलांग लगाकर आसानी से घेराबंदी से बच निकला। अपना हाथ उठाते हुए ब्लेज ने अपने हाथ के चारों ओर आग की लपटों को इकट्ठा किया और एक छोटा सूरज बनाया। अध्याय 65 शक्तिशाली साकाजुकी। साकाजुकी ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मैग्मा क्षमता ब्लेज को जलाने में विफल हो जाएगी। यह पहली बार हुआ है, क्योंकि कुजान की बर्फ भी उसके मैग्मा से मिलते ही तुरंत वाष्पित हो जाती है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका शैतानी फल गर्मी से संबंधित है? जैसे ही साकाजुकी विचार कर रहा था, ब्लेज ने अपने हमले की तैयारी पूरी कर ली। ब्लेज के सिर के ऊपर 2 छोटे सुनहरे सूरज हवा में चमकते हुए मंडरा रहे थे। चूंकि रात हो चुकी थी, इसलिए सूरज पहले ही डूब चुका था, लेकिन अचानक आसमान में 2 नए सूरज दिखाई दिए, जिससे पूरा क्षेत्र रोशन हो गया। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया, चाहे वे मरीन हो या अलाबास्ता राज्य के निवासी। यहां तक कि भाग रहे ब्लेज यूनिट ने भी इस बदलाव को महसूस किया। यह कैप्टन ब्लेज की क्षमता है, रेगिस ने बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि एरी और सेया इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। साकाजुकी ने भी दोनों सूर्यों को देखा, लेकिन अन्य लोगों की तरह उसके चेहरे पर आश्चर्य का लेशमात्र भी भाव नहीं था, केवल उदासीनता और तिरस्कार था। साकाजुकी का मैग्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और यही बात उसकी लपटों के बारे में भी कही जा सकती है। ब्लेज को पता था, लेकिन उसे यह तय करने से पहले कम से कम कोशिश तो करनी ही थी। साकाजुकी को चोट पहुंचाने के लिए उसकी लपटों का तापमान मैग्मा से ज्यादा होना चाहिए था। इसलिए अपने पारंपरिक हमलों से अलग उसने कुछ अलग और नया करने का फैसला किया। दोनों सूर्यों ने अपने अंदर अधिक गर्मी को संपीड़ित करके शक्ति प्राप्त की, जिससे विस्फोट हो गया। साकाजुकी को देखते हुए ब्लेज ने हमला किया। दोनों सूर्यों ने अचानक एक प्रचंड किरण प्रक्षेपित की, जो मध्य हवा में एकत्रित हुई और फिर एक ज्वलंत किरण के रूप में बढ़ती तीव्रता के साथ साकाजुकी की ओर बढ़ी। ट्विन सन सुपरहीट बीम। किरण इतनी बड़ी थी कि साकाजुकी समय रहते उससे बच नहीं सका, लेकिन बात यह है कि उसने पहले से ही उससे बचने की योजना नहीं बनाई थी और उसका सामना करने का निर्णय लिया। ब्लेज को इस बात पर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह साकाजुकी के व्यक्तित्व को जानता था। वो किसी चीज से भागने वाला व्यक्ति नहीं है। डार्क हाउंड। साकाजुकी ने अपने मैग्मा हाथ को पंजे में बदल दिया और लेजर जैसी किरण के पास आने पर उसे भगा दिया। सीरीज में उसने व्हाइट बर्ड के शरीर को छेद दिया और फिर विस्फोट किया, जिससे उसका पेट मैग्मा से भर गया। इस प्रहार से व्हाइट बियर्ड गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन ब्लेज के नए हमले के सामने वो विफल रहा। बदले में लेजर बीम ने उसके मैग्मा पंजे को भेद दिया और उसके शरीर पर वार किया, जिससे वो बहुत दूर जा गिरा। टकरा जाना। साकाजुकी का फिगर पीछे की ओर उछला और सीधे उसके मरीन जहाज से टकराया, जिससे उसका एक हिस्सा नष्ट हो गया। जहाज पर धूसर धुआं छा गया और दूसरे लोग ये नहीं देख पाए कि क्या हो रहा है। शीघ्र ही साकाजुकी बिना किसी क्षति के धुएं से बाहर निकल आया, लेकिन ब्लेज ने देखा कि उसकी मुट्ठी से खून टपक रहा था, जो उसकी ज्वलंत किरण से टकरा रही थी। ये काम कर गया। ब्लेज को थोड़ा झटका लगा। उसे पता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साकाजुकी ने अपनी बाहों पर हकी नहीं लगाई थी। फिर भी यह बहुत बड़ी प्रगति है। अपने घायल हाथ को देखते हुए साकाजुकी ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि यह सिर्फ एक खरोंच थी, लेकिन हमले ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। तुम्हें नरक भेजने का समय आ गया है। यह कहते हुए साकाजुकी ब्लेज की ओर उड़ गया, जबकि उसके शरीर का एक हिस्सा मैग्मा में परिवर्तित हो गया। उसने अपनी भुजाओं पर हकी का लेप लगाया और ब्लेज के चेहरे पर मुक्का मारा। टेक्काई। अपनी मांसपेशियों को सख्त करते हुए ब्लेज ने अपनी भुजाओं को क्रॉस करके हमले को रोका, लेकिन प्रभाव से वो पीछे की ओर गिर गया। उसका दाहिना हाथ चोटिल हो गया था और खून से लथपथ था। अगर उसने अपनी शारीरिक बनावट को 40 फीट तक नहीं बढ़ाया होता, तो हकी के हमले से उसका हाथ पूरी तरह से अपंग हो जाता। वो मामूली चोट के साथ हमले से बच गया,
लेकिन वो कितने मिनट तक साकाजुकी के हमलों का सामना कर पाएगा, ब्लेज को नहीं पता। टेक्काई पर उनकी महारत अभी भी उथली है, वो इसकी असली ताकत को सामने नहीं ला पाए। हालांकि टेक्काई कौशल की अपनी सीमा थी, लेकिन वो अपने सेंजू संविधान के साथ इसे संतुलित कर सकते हैं, जो असामान्य शारीरिक शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करता है। सकाजुकी ने इंतजार नहीं किया, वो ब्लेज पर झपटा और हमला कर दिया। अपने हाथ ऊपर उठाते हुए उसने बड़ी संख्या में मैग्मा मुट्ठियां चलाई, जो हकी से ढकी हुई थी। ब्लेज के नजदीक होने के कारण वो सभी तेज प्रक्षेप्य जैसे हमलों से बच नहीं सका। वो 1 या 2 हमलों से बच निकलने में सफल रहा, लेकिन उसके शरीर पर ही हमला हुआ। अपने पूरे शरीर को सख्त करते हुए ब्लेज ने भागने के लिए सोरू क्षमता का इस्तेमाल किया, लेकिन सकाजुकी ने अपने ऑब्जर्वेशन हकी से उसकी हर चाल का अनुमान लगा लिया। उसके सारे प्रयास व्यर्थ साबित हुए। जल्द ही जादुई मुट्ठियों की बौछार ने ब्लेज को पूरी तरह से डुबो दिया और उसके शरीर पर प्रहार किया। सकाजुकी ने 1 मिनट तक जारी रखने के बाद ही अपने हमले रोके। पूरा क्षेत्र धुंध और धुएं से भर गया है, क्योंकि साकाजुकी के मैग्मा और ब्लेज की ज्वाला क्षमता ने उनके नीचे समुद्र के हिस्से को वाष्पीकृत कर दिया है। धुआं छंटने पर ब्लेज का खून से लथपथ शरीर दिखाई देने लगा। हालांकि ब्लेज ने अपने चारों ओर एक हीट शील्ड बनाकर हमले के एक हिस्से को रोक दिया, लेकिन इससे हकी संचालित हमले के खिलाफ मदद नहीं मिली। उसके शरीर के सभी हिस्सों से खून बहने लगा और उसकी त्वचा और मांसपेशियां कई जगहों पर फट गई। उसके दोनों हाथ इतने जख्मी हो गए कि उनका पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि ब्लेज ने अपने दोनों हाथ आगे करके हमले का विरोध किया। उसके हाथों की हड्डियां कई टुकड़ों में बिखर गई थी। यह चमत्कार ही है कि वो अभी भी खड़ा है, केवल अपने सेंजू संविधान की बदौलत। हकी को जाने बिना वो चाहे जितनी बार भी हमला करे, वो सकाजुकी को घायल नहीं कर सकता। ब्लेज के लिए ये एक निराशाजनक स्थिति है, क्योंकि वो अब अपने हाथों का उपयोग भी नहीं कर सकता। लेकिन उसकी निगाहें अब भी पहले की तरह दृढ़ थी। बहुत बढ़िया, आप अभी भी जीवित हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। अगर आपका न्याय हास्यास्पद न होता तो आप एक बेहतरीन मरीन होते। ये कहते हुए सकाजुकी ने ब्लेज को उसके खास हुनर ग्रेट इरप्शन से खत्म करने का फैसला किया। उसका दाहिना हाथ एक शुद्ध विशाल मैग्मा मुट्ठी में बदल गया और फिर एक तेज रफ्तार रॉकेट की तरह उसकी ओर फैल गया। यहां तक कि मौत के सामने भी ब्लेज के चेहरे पर न तो भय या घबराहट दिखी, बल्कि वो पूरी तरह शांत था और जवाबी हमले के लिए दृढ़ निश्चय था। तो क्या हुआ अगर मैं अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल नहीं कर सकता? ब्लेज ने अपना दाहिना पैर फैलाया और आने वाली विशाल मैग्मा मुट्ठी पर लात मारी। उसके पैर से आग की लपटें निकली और साकाजुकी के हमले का सामना किया। दोनों हमले हवा में टकराए और गर्मी का ऐसा झटका लगा कि सभी दिशाओं में फैल गया। चाहे वे नौसैनिक हो या अलाबस्ता के निवासी, सभी ने इसका प्रभाव महसूस किया, क्योंकि गर्म लहरों ने उनकी त्वचा को जला दिया। सकाजुकी का हमला हकी से भरा हुआ था, जबकि ब्लेज ने पूरी ताकत से हमला किया। आह! जोर से चिल्लाते हुए ब्लेज ने लौ की तीव्रता बढ़ा दी और अपने शरीर में बची हुई सारी ताकत निकाल ली। उसके शरीर से लगातार आग की लपटें निकल रही थी, जिससे हमला और भी तेज हो गया। देखने वालों के लिए यह एक अद्भुत नजारा था, जब हवा में लपटें और मैग्मा एक दूसरे से भिड़ रहे थे। ब्लेज को पता भी नहीं चला कि उसके अंदर से एक बहुत शक्तिशाली आवेग फूट पड़ा और हर दिशा में फैल गया। चूंकि उस क्षेत्र में केवल मरीन ही मौजूद थे, इसलिए कमजोर इरादों वाले लोग सीधे बेहोश हो गए। केवल कुछ ही लोग इस गति का प्रतिरोध कर पाए, यहां तक कि उन्हें भी घुटनों के बल बैठना पड़ा। क्या हो रहा है? एक अधिकारी ने संदेह व्यक्त किया। मैं अपनी ताकत खो रहा हूं। यह है हाओ शोकू नो हाकी। जहाज के एक कमोडोर ने घुटनों के बल गिरने से पहले टिप्पणी की।